विद्यार्थी मित्रों, आज के तासिका के अंतर्गत हम बीए, बीएससी द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा चतुर्थ सत्र के अंतर्गत सामान्य हिंदी इस पेपर के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने जो हमारे सम्मुख पाठ्यक्रम रखा है, उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का परिचय देते समय मैंने आप लोगों के सम्मुख सारी जानकारी दी हुई है, किंतु फिर से आपको सिंहावलोकन के रूप में मैं उससे आगाह कराते हुए आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो देख लीजिए मित्रों, हमने देखा कि बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने एसएल के रूप में द्वितीय भाषा के जो तो संदर्भ में जो दो छोटी छोटी किताबें रखी हुई थी, उसके अंतर्गत से हमने पहली किताब गद्य के विविध आयाम इसका समापन किया। अब हम दूसरी किताब जो है प्रयोजन मूलक हिंदी इसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मित्रों, इस तासिका के अंतर्गत हम प्रयोजन मूलक हिंदी इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से पहला पाठ जो है हमारा मीडिया लेखन, इससे प्रारंभ करने वाले हैं। मीडिया लेखन के अंतर्गत 4 भाग हमारे सम्मुख आते हैं। पहला भाग है जनसंचार माध्यम और विविध रूप। दूसरा भाग है समाचार लेखन। तो तीसरा भाग है रेडियो वार्ता लेखन और अंतिम भाग है फीचर लेखन। तो मित्रों, सबसे पहले हम मीडिया लेखन के अंतर्गत जनसंचार के माध्यम और विविध रूप पर प्रकाश डालने का आपके सम्मुख जो है तो प्रयास करने वाले हैं। तो मित्रों देख लीजिए, जनसंचार माध्यम के अंतर्गत हम उसके जो मैंने आपको अभी भी बतलाया कि लेखन के या उस जनसंचार के जो विविध रूप है, उन रूपों को देखने के पूर्व हमें संचार का, जनसंचार का स्थूल रूप में जो है तो क्या है स्वरूप एवं भेद देखना अनिवार्य है। जनसंचार के माध्यमों के स्वरूप एवं भेद को देखने के पश्चात ही जनसंचार या संचार यह हमें दिखाई देता है कि उसके अंतर्गत के जो प्रमुख 4 स्वरूप दृष्टिगत होते हैं, उनको देखने के पश्चात उसके अंतर्गत का अंतिम स्वरूप जो है जनसंचार, इस पर प्रकाश डालकर हम लोग जनसंचार के परंपरागत माध्यम और जनसंचार के आधुनिक माध्यम, इनको जो है तो भली भांति समझ पाएंगे। तो मित्रों देख लीजिए, सर्वप्रथम हम जो है मीडिया लेखन के अंतर्गत पहला भाग जो है जनसंचार के माध्यम, उसे आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। देख लीजिए, संचार माध्यम जनसंचार का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? संचार जो है जनसंचार का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन समय में लोग जब छोटे छोटे समूहों में निवास करते थे, उस समय आमने सामने के संपर्क से मानव एक दूसरे से जुड़ा था। वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे लोगों को एक समय एक साथ सूचनाएं प्रेषित करनी पड़ती है। यह काम संचार माध्यमों द्वारा निष्पादित होता है। संचार माध्यम संचार प्लस माध्यम शब्दों के मेल से बना है और पहले हम संचार की अवधारणा को आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। यदि आप संचार की अवधारणा को समझ सकते हैं, समझ जाते हैं, तो जनसंचार को समझना क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मीडिया लेखन के अंतर्गत से जनसंचार के माध्यम और उसके विविध रूप से आप भली भांति क्या है परिचित होने वाले हैं। फिर उसके पश्चात के जो 1, 2, 3 जो है तो भाग है, उसको हम जो है तो
अलग अलग तासिका के अंतर्गत आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों देख लीजिए, संचार से तात्पर्य है ना, हम जनसंचार देख रहे हैं, उससे पूर्व संचार को देखना आवश्यक है, और संचार को जब देखते हैं उसके तात्पर्य को देखते हैं तो आपको क्या है, जनसंचार समझ में आने वाला है। तो मानव की जिज्ञासा पूर्ण जो है तो बुद्धि के कारण अपने बारे में बताना तथा अन्य के संबंध में जानने की जो व्याकुलता या जिज्ञासा या बेचैनी उसमें है, वो अपनी इसी वृत्ति के परिणाम स्वरूप अपने आप को अभिव्यक्त करने के कई माध्यम में क्या है, खोज रखा है। कभी भाषा का प्रयोग किया था उसने, तो कभी आंगिक चेष्टाओं का, यानी जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं अंग्रेजी में, या हाव भाव जिसे कहते हैं ना, उसे अंगिक चेष्टाओं का शब्द प्रयोग किया गया है। तो कभी संगीत का सहारा दिया, तो कभी चित्रकला का। तात्पर्य यह है कि अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए वह प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रहा है। यही संप्रेषता समुदाय की धुरी एवं सामाजिक संबंधों के निर्माण एवं विकास के मूल में है। संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया को ही संचार के नाम से जाना जाता है। संचार के अभाव में न तो मानव समाज की स्थापना हो सकती है और न ही मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि उभय पक्षी प्रतिक्रियाओं से ही संचार की प्रक्रिया क्या है, पूर्ण होती है। और मानव अपने अनुभव का आदान प्रदान किया करता है। यदि मानव अपने अनुभव का आदान प्रदान नहीं करता, तो मानो ये संसार गूंगों की विराट बस्ती हो जाता। संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम उसे, कम्युनिकेशन, और हिंदी में संचार, है ना। जन संचार है ना, मास कम्युनिकेशन, है ना। तो अब देख लीजिए, समझ रहे हैं आप कि संचार शब्द का अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द के पर्याय के रूप में यहाँ क्या है, प्रयुक्त हुआ है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पार्ट, टू ट्रांसमिट, अर्थात सामान्य भागीदारी युक्त सूचना और संप्रेषण। तो विद्यार्थी मित्रों, उपर्युक्त अर्थ के आधार पर नाना प्रकार के विद्वानों ने अपने जो है तो मत मतांतर रखे हुए हैं। इन मत मतांतरों से भी संचार से क्या तात्पर्य है, आप भली भांति समझ सकते हैं। तो कुछ एक विद्वानों के जो विचार है वो मैं आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूं। तो देख लीजिए, प्रोफेसर विल्बर ने एक स्थान पर संचार से संबंधित जो अपने विचार प्रकट किए हैं उसे मैं आपको यहाँ पर रेखांकित कर रहा हूं। संचार में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ ऐक्य या सामान्यता की स्थापना समाहित होती है। तो दूसरे एक विद्वान है, ये बी षणमुगम, उनके अनुसार ज्ञान, अनुभव, संवेदना, विचार और यहाँ तक कि अस्तित्व में होने वाले अभिनव परिवर्तन की साझेदारी ही संचार है, और साझेदारी की यह प्रक्रिया ही संचार प्रक्रिया कहलाती है। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि इन विद्वानों की परिभाषाएं आप भली भांति समझ रहे होंगे, और इससे आपको संचार से तात्पर्य ये बात समझ में आ जाती है, तो जनसंचार समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तीसरे एक विद्वान है हमारे पास यहाँ, ये पाश्चात्य विद्वान है सब। रॉबर्ट हॉपर के मत से संचार प्रक्रिया तब व्यावृत्त होती है जबकि कोई ना कोई संदेश संप्रेषित किया जाता है, प्राप्त तथा विश्लेषण किया जाता है। अर्थात संचार संदेश प्रेषण और
ग्राह्य युक्त प्रक्रिया है। तो उपर्युक्त परिभाषाओं एवं अर्थ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संचार मानवीय समाज की वो संज्ञात्मक प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक अनुभव, व्यवहारों एवं आवश्यकताओं का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। समझ रहे ना संचार किसे कहते हैं? इसमें निश्चित लक्ष्य निहित होता है तथा जो व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित एवं प्रभावित करता है। इसमें समता, भागीदारी की सूचना, संप्रेषण एवं अन्य प्रतिक्रिया भी सम्मिलित रहती है जो कि संप्रेषक एवं श्रोता के मध्य स्वतः विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार इन विद्वानों की परिभाषा से संचार का स्वरूप जो है तो आपके सम्मुख आया होगा। और एक विद्वान है, उनके दृष्टि से जो संचार का प्रारूप है उसे मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का पुनः प्रयास कर रहा हूं ताकि आप भली भांति इससे अवगत हो जाए। प्रोफेसर लासवेल द्वारा संचार को समझने के लिए निम्न विचार है। देख लीजिए उन्होंने क्या क्या हुआ है, उनके विचार में आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। उनके मतानुसार कौन क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किससे कहता है और किस भाव के साथ कहता है, अर्थात मोटे तौर पर संचार की प्रक्रिया को स्पष्ट कर देता है कि मोटे तौर पर संचार का अभिप्राय अपने भाव, विचार या संदेश की अभिव्यक्ति, आदान प्रदान या संप्रेषण जो प्राप्तकर्ता में प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। कुछ और एक विद्वान है, उन्होंने मूलतः संचार की संरचना के प्रमुख 6 घटक स्वीकार किए हुए। उनके मतानुसार कौन से 6 घटक है वो भी मैं आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूं। तो कौन से विद्वान है उनका भी यहाँ जिक्र करते हुए उनके सर्वानुमते 6 जो तो प्रमुख जो घटक है वो मैं बतला रहा हूं। तो इसमें यदि आप देखते तो पता चलता है कि अरस्तु, डब्ल्यू कार्ल डाइच, डेविस, बर्ले ने भी अपने अपने जो है तो क्या है प्रारूप को प्रस्तुत करने के लिए इनके आधार पर मूलतः संचार की संरचना के 6 प्रमुख घटक क्या है स्वीकार किए गए हैं। तो नंबर 1 देख लीजिए कौन सी है। श्रोता या व्यक्ति जो संप्रेषण करता है या संचार या संप्रेषक कहलाता है। नंबर 2 है संदेश या विचार जिसका संप्रेषण या विनिमय किया जाना है। नंबर 3 है माध्यम अथवा साधन जिसके द्वारा संदेश विनिमय किया जाता है। और उसके पश्चात का चौथा जो है तो प्राप्तकर्ता या व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है उसे श्रोता, दर्शक हम क्या है कह सकते हैं। पांचवा है प्रभाव या परिणाम, आउटपुट, है ना। ये भी जो है तो क्या है हमें देखना पड़ता है। और अंतिम छठा है प्रतिक्रिया जिसे अंग्रेजी में हम फीडबैक कहते हैं ना। तो उपरयुक्त संदर्भों के अनुरूप यदि हम देखें तो यह कहना पड़ेगा कि संचार उस पारस्परिक क्रिया का रूप है जो प्रतीकों के माध्यम से घटित होती है या प्रतीक चित्रीय, प्लास्टिक, मौखिक या अन्य रूप से हो सकते हैं और किसी व्यवहार विशेष दशाओं के अभाव में स्वयं प्रतीक द्वारा उद्घाटित नहीं हो पाते। तो मित्रों उपयुक्त विश्लेषण के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि हम निष्कर्ष पर यह पहुंच जाते हैं कि संचार मानव एवं समुदाय के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। संचार के अभाव में न तो मानव समाज की स्थापना हो सकती है और न ही मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था की प्रगति।
संचार प्रक्रिया के चार प्रमुख स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। देख लीजिए, मैंने आप लोगों को जनसंचार के विविध रूप ये समझाने के लिए मीडिया लेखन के अंतर्गत से हमने जो है तो जनसंचार के विविध रूप के लिए सर्वप्रथम संचार को आप लोगों के सम्मुख लाकर रखा। संचार किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, उस पर जो है तो कौन से विद्वानों ने कौन सी प्रतिक्रिया दी, संचार से क्या तात्पर्य है, संचार को अंग्रेजी कौन सा शब्द इस्तेमाल में आता है, वो लैटिन कौन से शब्द से बना हुआ है, और प्रोफेसर विल्बर हुए या ए बी शनमुगम हुए या रॉबर्ट हॉपर हुए या प्रोफेसर लासवेल हुए, इन्होंने सब ने अपने अपने जो है तो स्वरूप, प्रारूप और उससे संबंधित बातों को आप लोग के सामने क्या है, इनकी बातों को रखकर मैंने उसे प्रतिपादित करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं तो इनके आधार पर मूलतः संचार की संरचना के लिए जो प्रमुख 6 घटक स्वीकार किए गए हुए हैं, उसमें अरस्तु से लेकर डेविस बर्ले तक ने जो है तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया के रूप इसे जो है तो क्या है, सर्वसम्मति से जो है तो घटकों को जो है तो मान्य किया हुआ है। उन घटकों को भी मैंने आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास किया। अब इसके पश्चात मैं संचार के या संचार प्रक्रिया के 4 प्रमुख स्वरूपगत दृष्टि को आपके सामने या दृष्टिगत को आपके सामने कर रहा हूं। तो उसमें देख लीजिए, अंतिम जो है वो जनसंचार आता है। मैंने बताया संचार प्रक्रिया के 4 प्रमुख स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। तो इस 4 प्रमुख स्वरूप में से हमें जो है तो अंतिम स्वरूप जो है हमारा जनसंचार है, मास कम्युनिकेशन है, और जनसंचार के विविध माध्यम, ये जो है तो हम देखने के लिए उसके जो है तो पूरे जो है तो संचार से लेके अब तक की बातों को समझने के लिए मैंने ये सारा व्याख्यान आपके सामने प्रतिपादित किया हुआ है। तो मित्रों देख लीजिए, मैं डायरेक्ट जनसंचार पर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं उसके बारे में भी जो है तो संचार प्रक्रिया के जो 4 प्रमुख स्वरूप दृष्टिगत होते हैं उन पर भी जो है तो एक एक झलक आप लोगों की जो है तो डालते हुए जनसंचार को क्या है हाईलाइट करने वाला हूं, उसे जो है तो क्या है आप लोगों के सामने उसका स्तर ऊंचा कर कर रखने वाला हूं। तो देख लीजिए, संचार प्रक्रिया के 4 प्रमुख स्वरूप जो दृष्टिगत होते हैं उसमें नंबर 1 है व्यक्तिगत आंतरिक संचार, जिसे अंग्रेजी में इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं प्रबोधित होता है, उसके अंतर्गत व्यक्ति का विचार एवं परिणाम सम्मिलित होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं भूत, वर्तमान तथा भविष्य से घटित अथवा संभावित घटनाओं का मूल्यांकन करते रहता है। तो दूसरा जो स्वरूप उसका दृष्टिगत होता है वह है अंतर व्यक्ति संचार, इंटर पर्सन कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत संपर्क को बल दिया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति अथवा छोटे समूह में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर संदेश प्रेषित किया जाता है। कभी कभी आधुनिक दूरसंचार माध्यमों, दूरदर्शनों, टेलीफोन आदि से भी संपर्क किया जाता है। स्रोत, संदेश, श्रोता, प्रभाव और फीडबैक इसके प्रमुख क्या है घटक है। तो नंबर 3 की जो हमें दिखाई देती है कि संचार प्रक्रिया की प्रमुख स्वरूप दृष्टिगत होता है वो तो है समूह संचार, जिसे अंग्रेजी में ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रसारित सूचना या संदेश श्रोता समूह के लिए प्रेषित किए जाते हैं। इसमें से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एकत्रित समूह का हित उद्देश्य समान हो। जातीय, वर्ग आदि के आधार पर यह समूह संयोजित होते हैं। सभा, गोष्ठी, परिचर्चा, नाटक, संगीत, वाद विवाद, प्रतियोगिता,
नृत्य, नाट्य आदि संचरण के माध्यम होते हैं। समूह संचरण प्रक्रिया स्थान, क्षेत्र, जाति, भाषीय इत्यादि वर्गों में व वर्णों में पूर्ण होती है और यह समूह संचार यानी ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाती है। तो मित्रों, अंतिम पॉइंट जो है, जो कि हमारे अभ्यासक्रम के अंतर्गत का प्रमुख पॉइंट है, वो है जन संचार, जिसे अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत भारी मात्रा में यत्र तत्र बिखरे लोग या लोगों तक संदेश अथवा सूचना पहुंचानी होती है। वास्तव में जनसंचार वो प्रक्रिया है जिसमें जनसाधारण तक सूचना संग्रह करने के लिए तकनीकी अथवा संस्थापरक आधार ग्रहण किया जाता है। वर्तमान में इसका चरित्र सूचना प्रेषण, विश्लेषण, ज्ञान, मूल्य प्रसार एवं मनोरंजन करने के लिए चर्चित है। प्रिंट माध्यम या प्रिंट मीडिया जिसे हम कहेंगे, प्रिंट माध्यम को जब देखते हैं तो इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि का क्या है समावेश होता है, तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को जब हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो आदि बातों का क्या है इसके अंतर्गत समावेश होता है। कभी कभी जनसंचार व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर भी संचारित होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि समाचार पत्र का पाठक केवल शिक्षित वर्ग ही होता है, अनपढ़ को वो प्रभावित नहीं कर पाता, और यह भी संभव है कि पढ़े लिखे लोगों की रुचि किसी विशेष समाचार पर ही होती है। हम देखते हैं कि मेरे जो है तो मकान में एक दो लोग रेंट से रहते हैं। तो अब देख लीजिए, एक सज्जन को जो है तो सामना पसंद आता, एक सज्जन है उनको झुंझार नेता पसंद आता। मैं जो हूँ गरीब आदमी, हिंदी का होने के कारण आपके सम्मुख प्रारंभ में मैंने जो है तो दैनिक लोकमत जो है या लोकमत समाचार पत्र, इसे जो अपनाने का कार्य किया। उसके पश्चात जो है तो लोकमत को और पार्श्वभूमि को मैं जो है तो क्या है लाइक करता हूँ, या इनको जो है तो इसमें मेरी रुचि है। तो ऊपर वाले की सामना में, किसकी झुंझार नेता में है, कोई सकाल देखता है, तो सबकी अलग अलग क्या है रुचि होती है। और पढ़े लिखे लोगों की रुचि किसी विशेष समाचार पर ही हो सकती है, इसमें कोई जो है तो भेद नहीं कर सकते। इसी प्रकार दूरदर्शन के लिए टीवी का होना अनिवार्य है और आवश्यक नहीं है कि सभी दर्शक सभी कार्यक्रम देखे। सबकी अपनी अपनी अभिरुचि होती है। लोक नाट्य, लोकगीत आदि परंपरागत साधन भी जनसंचार के अंतर्गत क्या है नापे जाते हैं, आते हैं, गिन सकते हैं हम उसे। तो अब देख लीजिए मित्रों, भाई यहाँ पर आपको जनसंचार के बारे में जो है तो उसके जो माध्यम है, माध्यमों पर प्रकाश डालकर जनसंचार माध्यम के जो है तो अंग्रेजी के मीडिया शब्द के समांतर प्रयोग में जो लाया जा रहा है, इसका अभिप्राय भी क्या है वही है। दो बिंदुओं को जोड़ने वाला, या हमें दिखाई देता है कि संचार माध्यम के द्वारा संप्रेषण और श्रोताओं के बीच सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान करने वाला भी हम इसे क्या है कह सकते हैं। हेराल्ड लॉसवेल के अनुसार संचार माध्यम के निम्नलिखित कार्य है। जनसंचार माध्यम के निम्नलिखित कार्य है। एक, सूचना संग्रह एवं प्रसारण करना, सूचना का विश्लेषण करना, सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का संचरण, मनोरंजन। तो अब देख लीजिए मित्रों, आजकल हम जब टीवी पर देखते हैं तो फटाफट 100 समाचार जो है तो क्या है
कम समय में देखने के लिए मिलते हैं। सूचना का संग्रह एवं प्रसार आपके सम्मुख आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और ये जनसंचार का क्या है, हमें दिखाई देता है एक अच्छा माध्यम है। अब सूचना का विश्लेषण, अब हम देखते हैं कि डिबेट लगा देते टीवी वाले, किसी एक विषय को उठा लेते और उसके ऊपर जो है तो कोई लोग जो है तो उसके माहिर होते हैं उन्हें बुला लेते, कोई पॉलिटिक या राजनीति के विशेषज्ञ होते हैं उनको बुला लेते और पार्टी के सब प्रतिनिधियों को वहां बुला लेते हैं और किस प्रकार की बहस वगैरह होती है तो वहां पर विश्लेषण चलता है। आपको देखने को रोजमर्रा के इसमें जो है तो हमारे क्या है चैनलों में दृष्टिगत होता है। सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का संचारण और मनोरंजन, मनोरंजन तो हम देखते हैं, फिल्में हैं, हॉलीवुड है ना, उसके बाद जो है तो कुछ गीत संगीत है ना, सीरियल्स, ये वो सारा इसका मामला यहाँ पर होता है। संप्रति प्रचलित संचार माध्यमों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। देख लीजिए, जनसंचार माध्यम के हम यहाँ पर दो भाग आप लोगों के सम्मुख रखते हैं और जनसंचार के विविध रूप जो है तो उसके अंतर्गत समाहित होने वाले हैं और आप उससे क्या है भली भांति अवगत हो जाएंगे। क्योंकि जनसंचार माध्यम और उसके विविध रूप, ढेर सारे रूप है ना। अब जैसे कि उसमें से केवल हमारे पास जो है तो पाठ्यक्रम में तीन ही रखे हुए, समाचार लेखन है, रेडियो वार्ता लेखन है और पिक्चर लेखन है। तो उसके अलावा भी ढेर सारे जो है तो प्राचीन काल से जो चलते आ रहे वो भी इसके अंतर्गत क्या है शुमार है। लेकिन हमें जो है तो सबके ऊपर एक सरसरी निगाह डालते हुए उन्हें जो है तो जो पाठ्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने निहित किए हुए उतने को ही क्या है महत्व देना है। सबको दे नहीं सकते, समय सीमा भी है और पाठ्यक्रम भी जो निर्धारित है उसे छोड़कर चल नहीं पाते। तो देख लीजिए कि प्रचलित जनसंचार माध्यमों के दो भागों में जो है तो विभाजन करने के पश्चात एक आता है परंपरागत माध्यम और दूसरा आता है आधुनिक माध्यम। अब देख लीजिए, परंपरागत माध्यम जो है सदियों से प्राचीन काल से जो समाज में रूढ़ है, चलते हुए आ रहा है ना, उसका इसमें क्या है समावेश किया हुआ है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होता भी रहा है और जिसकी प्रासंगिकता तथा क्रियाशीलता आज भी क्या है दिखाई पड़ती है। और परंपरागत माध्यमों के अंतर्गत एक विशेष सांस्कृतिक महत्व भी है। प्राचीन भारत में जनसंचार माध्यम तांत्रिक न होकर व्यक्तिपरक थे। पुराने जमाने में हम जाते हैं तो ये जो है तो किस प्रकार के थे, अभी अभी मैंने आपको बतलाया कि ये माध्यम जो है यांत्रिक न होकर वो जो है तो व्यक्तिपरक थे। अब यंत्र वगैरह जो है तो चैनल वगैरह तो अभी अभी आधुनिक देन है ना भाई, तो उसे आधुनिक माध्यमों में हम देखेंगे। तो प्राचीन काल में किस प्रकार के कैसे थे क्या थे, नारद मुनि देव और मनुष्य योनि के मध्य संचार। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ लोग जो है ना विशिष्ट लोगों पर जो है तो टिप्पणी करते हुए कहते हैं, खास तौर से कोई व्यक्ति आ गया तो कुछ ना कुछ वो अपना मैसेज लेकर आता है या कुछ ना कुछ घराना लेकर आता है या कुछ ना कुछ नई बात लेकर आता है, तो लोग बोल देते देखो आ गया नारद मुनि। यानी नारद मुनि जो है देवगन में इधर से उधर उधर से इधर नारायण नारायण करते हुए इधर का उधर का इधर क्या है लगाते फिरते थे, यानी कि ये जो है तो मैसेज दिया करते थे। इसलिए उन्हें नारद मुनि, आज भी इधर की बात उधर उधर की बात इधर करने वालों को लोग टॉन्ट मारते हुए नारद मुनि कहते हैं। तो नारद मुनि देव और मनुष्य योनि के मध्य संचार बनाए रखने का प्रमुख माध्यम थे। वैदिक युग में लोगों के मध्य संपन्न होने वाले वाद विवाद संचार के प्रमुख साधन थे। इसके अतिरिक्त साधु संत भाट चारण आदि उपदेश गीत
विरुद्ध वाली को सुनाने वाले, यह भी कार्य क्या है, निष्पादित करते थे। तो आप देखेंगे ये भाटन, चार, साधु, संत, अब जैसे कबीरपंथी जो लोग है ना, कबीरपंथी जो तो मोर पीस ये वो लगा के, टोपी वगैरह लगा के आते हैं, वो टिल्लम टिल्लम टाल वगैरह बजाते हैं, और वो जो है तो साधु संत जो है वो तो अपने जो है तो क्या है, कबीरपंथी होने के कारण कबीर के जो है तो विचारों को प्रकट करते हैं, या कोई अभंग वगैरह मराठी के इसके हुए तो संत वगैरह उनके जो है तो गाते हैं। भाट चारण जो है तो हम देखते हैं कि युद्ध में इसमें उसमें जनता में और सैन्य में वीर श्री उत्पन्न करने के लिए जो है तो क्या है, गायन करते थे। आज भी आधुनिक युग में हम देखते हैं कि जब युद्ध वगैरह होता है तो मेरा कर्मा तू मेरा कर्मा कर्मा हुआ, या हरिवंश राय बच्चन की वो कविता देख लीजिए, चल मर्दाने सीना ताने हाथ हिलाते पांव बढ़ाते मन मुस्काते गाते गीत। तो इस प्रकार से जो है तो सैन्य में जो है तो अपने को ऊर्जा निर्माण करने के लिए, लड़ने के लिए, वीरत्व या वीरश्री उनमें जो है तो क्या है, निर्माण करने के लिए, या देश के लिए आहुति देने के लिए, बलिदान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए, ये भाट चारण आदि प्राचीन काल से जो है तो क्या है, उपदेश देते आते हैं, गीत गाते हैं, विरुद्ध वाली भी वो जो है क्या है सुनाते हैं, ये कार्य क्या है, निष्पादित करते थे। कालांतर में तीर्थ स्थल तथा मंदिर संचार के प्रमुख केंद्र बने, और धार्मिक उत्सव, मेले, पर्व, कथा वाचन आदि ने संचार के क्या है, जनसंचार के महत्वपूर्ण जो है तो निर्वाह का कार्य किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। अब आजादी के पूर्व देख लीजिए, तिलक ने हमें दिखाई देता है कि गणेश उत्सव और अन्य जो है तो शिव जयंती वगैरह, ये जो कार्य जो है लोगों को इस उत्सव के मेले के द्वारा जो है तो बाहर लाकर, और घर से बाहर निकालकर, और उस उत्सव में, उन मेलों में, उन धार्मिक कार्यों में जो है तो जो झांकियां वगैरह प्रस्तुत की जाती थी, और उसके माध्यम से जो है तो जैसे गणपति के, वो जो गणपति बैठता है उतना पीरियड है ना, या जो है तो शिव जयंती के परेड को, इसको उसको जो है तो क्या है, सम्मुख रखकर उनमें जो है तो जन जागरण या जनमानस को जो है तो क्या है, प्रभावित कर उनमें जो है तो आजादी का अलख निरंजन जो है तो लखने का कार्य किया, या उनमें जो है तो हमें दिखाई देता है कि महत्वपूर्ण भूमिका जागृति की जो है तो निभाने के लिए इस प्रकार का कार्य किया हुआ देखने के लिए मिलता है। तो इसमें भी कोई जो है तो दो राय नहीं कि कालांतर में जैसे तीर्थ स्थल है बताया गया, मंदिर संचार के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं, धार्मिक उत्सव, मेले, पर्व, उसके बाद कथा वाचन आदि संचार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हुआ है। अशोक के शासन काल में शिलालेखों का प्रयोग संचार हेतु किया गया। इसके अतिरिक्त लोक नाट्य, लोकगीत, कलाएं, अब कलाएं में क्या है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, वास्तु कला है ना, संगीत कला है, ललित कला है, इन कलाओं का क्या है, इसके अंतर्गत समावेश होता है। आदि का भी प्रयोग संचार, जनसंचार प्रेषण के लिए होता रहा, तथा सतयुग त्रेता में आकाशवाणी संभाषणों की भी क्या है, सूचना मिलती है। जैसे कि हमें दिखाई देता है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का जो है तो क्या है, मृत्यु का कारण होगा, ये आकाशवाणी जैसे होती है, और कंस अपनी जो है तो बहन के जो भी यहाँ संतति होती उसे जो है तो कारागृह में कैद कर कर, जैसे उसको पता चल जाता कि देवकी के यहाँ जो है तो क्या है बच्चा हुआ, वो फौरन चला आता और कारागृह की दीवार पर पटक कर उस बच्चे को क्या है, निर्ममता से क्या है, उसका सर्वनाश करता। किंतु अब वो आकाशवाणी है, आकाशवाणी से या भगवान के इससे जो है तो क्या है, कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। जिसे हम इस्लामी नुक्ते नजर से देखते हुए कहे तो इस प्रकार का हो सकता है कि जो वही ऊपर से आती है, या जो
मैसेज आता है, वो मैसेज को जो है तो जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य जो है तो उस समय में आकाशवाणी है ना, आसमान से वार्ता होना है ना, और उसके परिणाम में भी जो तो किस प्रकार का कार्य हुआ है ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। किंतु महाभारत काल में संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत युद्ध का आंखों देखा हाल आधुनिक जनसंचार माध्यम आकाशवाणी के समकक्ष लगता है। अब देख लीजिए, आप लोगों को तो पता है कि धृतराष्ट्र अंधे थे और 101 पुत्र उनको थे और वो देख नहीं पाते थे, और संजय जो है तो उनका जो सारथी था वो जो है तो क्या है दूरदृष्टि रखता था, और लड़ाई में क्या हो रहा है धृतराष्ट्र उसे पूछते थे, और वो जैसे ही क्या है हमें दिखाई देता है कि अपनी दूरदृष्टि का प्रयोग कर कर यहाँ महल में बैठे बैठे युद्ध भूमि में पहुंच जाता था, और वहां का चित्रण आंखों देखा धृतराष्ट्र को क्या है बयान करता था। तो ये भी जो है तो क्या है माध्यम हमें जैसे मानो ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध भूमि से कोई जो है तो मीडिया वाला अपने आंखों देख के हाल को चित्रित कर रहा है, उसी प्रकार का ये क्या है। संक्षेप में भारत में प्राप्त होने वाले परंपरागत संचार माध्यमों को निम्नवत बांटा जा सकता है। नंबर 1 वार्ता, 2 कथा, 3 मेले, 4 उत्सव तथा पर्व, 5 लोकगीत, 6 लोक नाट्य जिसमें रासलीला, रामलीला, कठपुतली, तमाशा, नौटंकी आदि आते हैं। शिलालेख, 8 लोक कलाएं जिसमें ब्रज की सांझी, बिहार की मधुबनी, कांगड़ा की शैली आदि का समावेश होता है। 9 मूर्ति कला जिसमें अजंता एलोरा की जो है तो क्या है गुफाओं का समावेश होता है। वास्तुकला जिसके अंतर्गत कोणार्क तथा खजुराहो के मंदिर का चित्रण दिखाई देता है। ललित कला में गीत संगीत का समावेश होता है। संदेश संप्रेषण हेतु मनुष्य तथा पक्षियों का भी क्या है प्रयोग हुआ है। जैसे हम देखते हैं इधर से उधर जो है तो मैसेज पहुंचाने का रहता, तो उसके लिए खास दूत या कुछ लोग जो है तो कबूतरों को उसको जो है तो क्या है उसके पैरों में मैसेज देकर उसको सिखाया हुआ रहता, वो बराबर इधर से उधर उड़ कर लेकर जाता था। इस प्रकार के भी जो है तो हमें दिखाई देता है कि परंपरागत जनसंचार के माध्यम हुआ करते थे। तो मित्रों देख लीजिए, अब आधुनिक माध्यम की ओर मैं जो है तो बढ़ रहा हूं। इसे जो है तो स्थूल रूप से आपके सामने रखते हुए आधुनिक माध्यम के अंतर्गत के 3 महत्वपूर्ण जो माध्यम हैं जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखे हुए हैं जनसंचार माध्यम विविध रूप के अंतर्गत, जैसे कि आधुनिक में ही आते हैं तीनों भी। समाचार लेखन है, रेडियो वार्ता लेखन है और फीचर लेखन है। तो ये तीनों आने वाले, इस पर तो हम डिटेल में चर्चा करने ही वाले। केवल यहाँ पर एक संकेत दे रहा हूं कि कौन से आधुनिक माध्यम है, और यहाँ पर आज के तासिका के अंतर्गत मैं जो है तो जनसंचार माध्यम तथा उसके विविध रूप ये समाप्त हुए ऐसा घोषित करने वाला हूं। तो देख लीजिए, आधुनिक माध्यम में पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य का ज्ञान विकसित होता रहा है, और वो अपने जीवन को सहज सुलभ आरामदायक बनाने के लिए नए नए संसाधनों का या उसकी खोज वो करता रहा है। कृषि सभ्यता से प्रारंभ मनुष्य की वैचारिक यात्रा आज तकनीकी युग तक पहुंच गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी तक, तकनीक तक हम लोग आए हुए। परिणाम स्वरूप मानवीय श्रम के स्थान पर जानवर, जानवर के स्थान पर मशीनें और आधुनिक संयंत्र कार्य पूर्ण करते हैं। देख लीजिए, पहले जो है तो श्रम करने वाले कौन थे? जानवर थे। जानवर के स्थान पर आप जो है तो क्या है मशीनें आई हुई थी, और मशीनों के स्थान पर आप संयंत्र कार्य पूरे कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक वार रूम में बैठे बैठे बटन अगर दबा देते हैं तो ड्रोन हो, मिसाइल हो या कोई क्षेपणास्त्र हो, वो बराबर जो उसको निर्धारित संकेत दिया गया है, स्थान निश्चित किया गया है, वहां जाकर जो है तो क्या है अपना कार्य करता है। ये क्या है आधुनिक माध्यम का ही परिणाम है कि कितनी तरक्की हुई हुई है और कितना व्यक्ति आगे बढ़ा हुआ है। यातायात तथा संचार साधनों का महत्व भी क्या है निर्विवाद है। छपे हुए अक्षरों से
विकसित संचार प्रक्रिया ध्वनि और सदृश संयंत्रों पर केंद्रित हो गई है। पहले केवल क्या है, टंकित करना पड़ता था, टंक लेखन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सारा चलता था। आजकल हम देख लेते, गूगल में जाइए और उसे बताइए हेलो, या गूगल में जो है तो ध्वनि आप जो है तो प्रवेश कर लेते हैं तो बराबर जो चाहिए वो ढूंढ कर भी देता, लिख के भी देता, नहीं सारी बातें हो रही है। किंतु कई प्रणालियां भारत में प्राप्त पुरानी पद्धति का प्रतिरूपी कही जाती है। लोक कथाओं में वर्णित जादुई आईना अधुनातन इंटरनेट प्रणाली का रूप प्रतीत होता है। देख लीजिए, ये जो जादुई आईना है उसको जो लोक कथाओं में वर्णित किया गया है अधुनातन इंटरनेट प्रणाली का वही क्या है, रूप प्रतीत होता है। और सचमुच ये जादुई डब्बा है और इसमें जो है तो सारे विश्व का ज्ञान संचित है। इतना ही नहीं, आप इंटरनेट के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए जो जो बातें आपको आसानी से नहीं मिलती वो यहाँ पर क्या है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सारी सामग्री आप जो है तो बैठे बैठे नेट के जरिए जो है तो हासिल कर सकते हैं। वो बात अलग है कि आज का युवा, आज के लोग इंटरनेट का जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ज्ञान के लिए, केवल विद्वानों का कहना है कि 10% नेट इस्तेमाल होता और बाकी टाइम पास, जो अच्छे कार्य नहीं वो कार्य के लिए, वक्त गुजारने के लिए, खेल गेम के लिए, इसके लिए 90% नेट का इस्तेमाल हो रहा है। और आंखें भी उससे खराब हो रही है, दिमाग भी खराब हो रहा है। न जाने उसके दुष्परिणाम कैसे कैसे हो रहे हैं, आप लोग उससे अवगत है। मुझे इस पर ज्यादा संभाषण देने की आवश्यकता नहीं है। तो देख लीजिए कि किस तरह से हमने यहाँ बताया कि धृष्ट राष्ट्र का संप्रेषक, श्रोता संबंधी आकाशवाणी का, बब्रुवाहन का कटासी, वीसीआर का। तात्पर्य यह है कि युग के विकास के साथ साथ संचार माध्यमों में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ हुआ है। देख लीजिए, आधुनिक माध्यमों में जो है तो टेलीग्राम टेलीग्राम भी अब बंद हो गया है ना। अब टेलीग्राम कहाँ पर आया पता है आपको? व्हाट्सएप के जैसा टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम नहीं तो पहले टेलीग्राम इधर से उधर टेलीग्राम पहुंचते थे, है ना, फोन पहुंचता था। तो अब जो है तो इतने आधुनिक माध्यमों ने तरक्की की भी है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या नेट हो, है ना, या अन्य बातें हो, इससे जो है तो क्या है, इसमें बड़ी तरक्की आधुनिक माध्यमों में हुई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। और जनसंचार माध्यमों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। तो देख लीजिए मित्रों, आज के तासिका के अंतर्गत हमने हमारे अभ्यास की जो पाठ्य पुस्तक थी प्रयोजनमूलक हिंदी, उसके अंतर्गत से मीडिया लेखन, ये जो हमारा पहला पाठ था, उसके अंतर्गत जो 4 भाग रखे हुए थे, जिसमें से पहला भाग जो है जनसंचार माध्यम तथा विविध रूप, तो इसको मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। आने वाले दूसरे घंटे में हम समाचार लेखन के ऊपर चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि आज के तासिका के अंतर्गत चतुर्थ सत्र में सामान्य हिंदी के अंतर्गत से हमने जो बातें रखी है वो उससे आप भली भांति अवगत हुए होंगे। और इतना कहकर मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। धन्यवाद।